हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास सभी ने देखी वापस जाके? रिवीजन किया, नोट्स बनाए? यस। ओके, सभी ने? योगिता के अलावा भी? नहीं, सरन के पास टाइम नहीं था। देखो सरन, अभी बहुत एक एक घंटे की क्लास होती है जिसको मैं डेढ़ घंटे की क्लास होती है जिसको मैं जब कट करता हूँ तो 1.15 मिनट्स में वो लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो अभी पाइल अप कर दोगे इन चीज़ों को तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी एक साथ करोगे तो। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के आप कर लेना साथ में। रफ नोट्स नहीं चलेंगे मनुषी, अच्छे से खुद के नोट्स बनाओ, वही काम आएंगे। ओके सरन, नोट्स को थोड़ा बनाने लग जाओ अभी से, क्योंकि बाद में एक साथ हो जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी। ओके, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस, टाइप यस इफ़ यू आर ओके। ओके, ओके देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो फटाफट स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन ने जो है वो एटम देखा था। ओके, सबसे पहले अपन ने एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, चार्जेस देखे थे, वेट देखा था। फिर अपन ने बात करी थी वेट को क्या बोलते हैं। वेट को क्या बोलते हैं? एक एलिमेंट के वेट को अपन, यस, एएमयू तो बोलते हैं, यूनिट होती है एएमयू, पर उसको अपन एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। और वो एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि, यस अवदेश, एवरेज बोलते हैं। यस अवदेश, आपने व्हाट्सएप वगैरह बंद कर दिया है क्योंकि आप सब जगह से लेफ्ट आउट हो गए थे। यस, ओके। तो जहाँ भी कोई नए सोशल मीडिया पे हो तो, जैसे सिग्नल पे हो तो एक बार मैसेज कर देना, जिससे कोई अपडेट हो तो मैं बता सकूँ। यस, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं काफ़ी सारे, तो उनका एवरेज अपन को लेना पड़ता है। हाँ, टेलीग्राम पे भी सब है। ओके, और आज जैसा कि मैंने आज बताया था आपको कि अगर आपको लैपटॉप में क्लास देखनी है तो आप बाइलिंगुअल CSIR.WinUall, WinUall मतलब बाइलिंगुअल CSI, ये वेबसाइट बता रहा हूँ। .com पे जा सकते हैं और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स जो हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो सेम जो कि ऐप के अंदर लगते हैं, उनको आप यूज़ करके लैपटॉप पे आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे लाइव क्लास ले सकते हैं। ओके सरन, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से बड़ी स्क्रीन पे दिखेगी, आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, तो अपन ने एवरेज एटॉमिक मास देखा था। एंड देन अपन ने उसके बाद में बोरोन का अपन ने देखा ही था कि 10 और 11 दो आइसोटॉप्स होते हैं। तो लैपटॉप में वॉइस कम है। ओके, तो ईयरफोन लगा लो फुल आवाज़ पे। फिर अपन ने आइसोटोप्स देखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। फिर अपन ने रेडियो आइसोटोप्स के जो है एप्लीकेशंस देखे थे। देन अपन ने 4 कंसेप्ट डिस्कस किए थे गाइस, आपको याद है क्या क्या थे? तो अल्फा डीके के अंदर क्या होता है? अल्फा डीके में क्या होता है? यस, हीलियम इज रिलीज्ड। तो इसका मतलब जो आपका एलिमेंट है उसमें से किसका लॉस होगा, कितना कितना लॉस होगा, और किस किस का लॉस होगा? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स का लॉस होगा। यस, दैट इज़ राइट। जिन्होंने 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन बोला है, प्रिया और वगैरह सब। तो इसलिए एक हीलियम रिलीज होता है और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। देन अपन ने बीटा डीके देखा था। बीटा डीके में क्या होता है? यस गाइस, बीटा डीके में क्या होता है? यस, गुड इवनिंग विक्रम, वेलकम। यस, तो बीटा डीके के अंदर जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जो हाई स्पीड से होता है, इसलिए अपन उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। दैट इज़ राइट। पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है? पॉजिट्रॉन एमिशन के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ राइट। और एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो जाता है जिसका चार्ज सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी वो पूरा इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है।
यस दैट इज़ राइट। देन इलेक्ट्रॉन कैप्चर देखा था, उसमें भी सेम कंसेप्ट था जो पॉजिट्रॉन एमिशन में था, बस वहाँ पे गामा रेज या एक्स रेज का रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिट्रॉन एमिशन के अंदर डिक्रीज बाय 1 एंड डिक्रीज बाय 1। ओके, और यहाँ पे इंक्रीज बाय 1। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ बोली है एग्जाम में, उस बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है। मोस्टली जहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ पे अपन बीटा डी के मान के चलते हैं। ओके गाइज, ये चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे अपन बीटा डी के लेके मानते हैं। फिर अपन ने आयंस देखे थे, ये तो काफ़ी ईजी चीज़ थी कि एक पॉजिटिवली चार्ज को अपन कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं। अच्छा, साइज के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो एक कैटायन और उसका जो मेन एलिमेंट है, तो इन दोनों में से साइज किसकी बड़ी होगी? मेन एलिमेंट की साइज बड़ी होगी या कैटायन की बड़ी होगी? ओके, कुछ मेन कह रहे हैं, कुछ कैटायन कह रहे हैं, तो किसकी मानूं बात? ओके, अमजद ने कहा है मेन की और बाकी सब कह रहे हैं कैटायन की। तो अपन ने बात करी थी कि कैटायन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। यस, इसका मतलब उसमें क्या हुआ, नेगेटिव कम हो गए। तो नेगेटिव कम हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? शेल्स के अंदर। तो सोडियम है मान लो, तो सोडियम में क्या होता है? 2 8 8, बट इसके आउटर मोस्ट में कितना होता है? ओनली 1। तो वो 1 को लॉस, उसका लॉस हो जाएगा। तो जो आपका कैटायन जो है वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा साइज में, और जो आपका मेन एलिमेंट है वो बड़ा रहेगा। समझ में आया सभी को? यस, जो कैटायन कैटायन कर रहे थे। नहीं, मास के बेसिस पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, शेल की बात, शेल के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो आप जब उसका साइज देखोगे, जब आप उसका एटॉमिक रेडियस देखोगे, ये जब आप न्यूक्लियस से साइज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम सिमिलर चीज़ ऑपोजिट किस में होती है? एनायन में। तो एनायन में क्या होता है? एनायन और जो मेन एलिमेंट है उसके अंदर क्या रिलेशन होगा साइज के बेसिस पे? एनायन हमेशा बड़ा होगा। यस, ओके। तो साइज के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया अगर एग्जाम में, तो आप उसके आंसर के लिए देने लायक होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। ओके, फिर अपन ने पीरियोडिक टेबल देखी थी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस ग्रुप्स की बात करी थी अपन ने। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी थी, दोनों मिला के क्या बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी थी अपन ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। और अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिगर में देखी थी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। इसका जो ट्रेंड है वो होगा इस डायरेक्शन में। और वेक्टर लेंगे, आई मीन इधर ऊपर, तो वेक्टर लेंगे तो वो कुछ राइट साइड में ऊपर की तरफ जाते हुए इसका ट्रेंड होगा, इधर इंक्रीज होगा ये। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अपन ने बॉन्डिंग डिस्कस करी थी। तो वो दो चीज़ें क्या क्या थी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1 है तो इसका मतलब बॉन्डिंग हो सकती है। ओके, कोवलेंट हमेशा नहीं कह सकते अपन, वो बॉन्डिंग हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से ज़्यादा है तो फिर कौन सी बॉन्डिंग होगी? तो हमेशा आयोनिक बॉन्डिंग होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब ज़्यादा हो जाता है, तब एक के पास में पावर रहती है कि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच ले। जैसे फॉर एग्जांपल एच की बात करूँ मैं, तो एच में इसका कितना है? 4 है, इसका कितना है? 2.1 है, तो इसका बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास है। बट फ्लोरी फ्लोराइड के पास में ज़्यादा पावर होगी कि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखे। तो यहाँ पे जो अपन ने एग्जाम्पल देखा था हाइड्रोजन और क्लोराइड का, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से कम है, तो ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है। इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, बट यहाँ पे एक कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड नहीं, इसमें जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है
वो मोस्टली क्लोराइड की तरफ रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि उधर ही रहेगा, थोड़ी बहुत टाइम के लिए रहेगा। यस, क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो शिफ्ट हो जाएगा। यस, दैट इज़ राइट। ये चीज़ देखी थी, फिर अपन ने क्वेश्चंस करे थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर बॉन्डिंग पे आए थे अपन। बॉन्डिंग में अपन ने बात करी थी कि बॉन्डिंग किसके बेसिस पे चलती है, स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी, तो बॉन्ड बनते हैं जब, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी चाहिए होती है या निकलती है उसमें से? बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी रिलीज होती है। यस प्रिया, यस शुभजीत, ओके। तो रिलीज होती है, और जब बॉन्ड अपन को ब्रेक करने हैं तब अपन क्या करेंगे, उनको एनर्जी देंगे। यस, तो एनर्जी जब देंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बट जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तब एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के। दैट इज़ राइट। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। जैसे आपको अगर ग्लूकॉन डी पिला के भेज दें तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप स्टेबल नहीं रहोगे, एक जगह पे इधर उधर भागते रहोगे। तो सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन्स के पास है, उनको स्टेबिलिटी लाने के लिए उनकी एनर्जी में डिक्रीमेंट करना पड़ता है। और जो बॉन्डिंग होती है उसमें एनर्जी डिक्रीज होती है, तभी बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो स्टेबल फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट का। ओके, तो यहाँ पे अपन ने यही चीज़ डिस्कस कर रखी है। फिर अपन ने केमिकल बॉन्ड्स देखे थे, कोवेलेंट एंड नॉन कोवेलेंट, जिनमें अपन ने कोवेलेंट के अंदर पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में डिस्कस किया था, और नॉन कोवेलेंट अपन डिस्कस करने वाले थे। ओके, तो कोवेलेंट में अपन ने बताया था कि जो बॉन्ड एनर्जी है, जिस एनर्जी से अपन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। कोई एग्जांपल दो कोवेलेंट बॉन्ड का। यस, इट ऑफन फाउंड्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो कोई एग्जांपल? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ओके। क्लोराइन क्लोरीन क्लोरीन। तो ऐसे जो बॉन्ड होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए। ओके, तो आपने कभी देखा है कि ऑक्सीजन ओ फ्री घूम रही है कहीं पे? हमेशा O2 में प्रेजेंट रहती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और वो रूम टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होती है। कभी देखा है रूम में एसी चल रहा है और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन मिल रहा है आपको कहीं भी? ऐसा नहीं होता है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा, इसलिए वो स्टेबल रहते हैं। तो एज ए रूल, कोई भी एक एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एटम के साथ। तो डिपेंड करता है वो कहाँ पे है, कौन से सिचुएशन में है। फॉर एग्जांपल, अपने लिविंग सिस्टम्स के अंदर जितने भी मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो कार्बन तो हर जगह बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन भी करता है। जैसे एन के साथ में अगर हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली तो वो एमाइड ग्रुप बना सकते हैं। और फॉस्फेट जो होता है आपका डीएनए के अंदर मिलता है। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हर जगह मिलती है आपको, और सल्फ़र भी आपको काफ़ी जगह मिलती है। यस, तो ये लोग कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में कितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स अपने बॉडी के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, बट ये सब प्रोसेस चलता रहता है। फिर अपन ने यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर सेम है, एक एक ही है, तो इनका इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बनेगा जब ये बॉन्डिंग करेंगे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, शेयर्ड रहेगा, इक्वली शेयर्ड रहेगा दोनों के अंदर। बट अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे दूँ मैं, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जो कि पोलर भी होगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड के पास में पावर है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। पूरा नहीं ले सकता है, अगर पूरा लेता तो वो आयोनिक बॉन्ड बन जाता, पूरा लेता तो वो आयोनिक बॉन्ड बन जाता। बट यहाँ पे पार्शियल आयोनिक है और पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो है ये एक आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से ज़्यादा है, जबकि यहाँ इतना डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल चार्ज मिलता है। तो यहाँ पे नेगेटिव की साइज़ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये एनायन है, और एनायन की अपन ने बात करी थी कि उसकी साइज़ में इंक्रीमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, और यहाँ पे आइडेंटिकल एटम्स के बीच में। इतना सभी को क्लियर था? यस, ओके। तो आप सबने रिवीजन किया होगा आई होप, और आप सबको
समझ में आ रही होगी बायोकेमिस्ट्री। इसको हल्के में नहीं लेना है, ये धीरे धीरे बहुत हार्ड होती जाएगी। ओके, इसलिए अपने रेगुलर नोट्स बनाते रहो, वीडियो देख देख के, रिकॉर्डिंग देख देख के, और वीडियो बना नोट्स बनाते रहो, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर होते रहे। जितना रिवीजन करोगे उतना फ़ायदे में है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनके अंदर बॉन्ड एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है उनको ब्रेक करने के लिए। तो आप एग्जांपल बता सकते हो मेरे को कोई नॉन कोवलेंट बॉन्ड का? यस गाइस, नॉन कोवलेंट बॉन्ड का कोई एग्जांपल आपने कभी पढ़ा हो? पहली बार आप तैयारी नहीं कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी लोग। NaCl, NaCl आयोनिक बॉन्ड, ओके, आयोनिक बॉन्ड कह सकते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं अपन, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कह सकते हैं, ओके, वैन डर वाल्स कह सकते हैं, यस, बस, ओके। तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है कि ये सब क्या है? वीक इंटरेक्शंस हैं, यस, वीक बॉन्ड्स हैं। ये इनको आप हल्की सी एनर्जी दोगे तो ये बिखर जाएंगे। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड सारे बहुत लो एनर्जी वाले होते हैं, कम एनर्जी लगेगी इनको ब्रेक करने के लिए। तो सेवरल टाइप्स ऑफ नॉन कोवेलेंट आर क्रिटिकल इन मेंटेनिंग दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो प्रोटीन आपने देखा होगा, एक अमीनो एसिड की चेन बनती है, फिर वो कुछ इस तरह से फोल्ड होती है कि वो एक फंक्शनल टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक फंक्शनल प्रोटीन की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मोस्टली क्या हुए हैं, आपके नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हुए हैं। किन के बीच में? अमीनो एसिड्स के साइड ग्रुप्स के अंदर, जो ग्रुप्स हैं उनके आसपास, उनके अंदर कुछ इस तरह का इंटरेक्शन हुआ है जिससे कि वो कम्प्लीटली फोल्ड हो गए हैं। इनको नॉन कोवलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हल्की सी आप हीट दोगे या हल्का सा pH में चेंज करोगे तो ये वापस डीनेचर हो जाते हैं। ये सेम न्यूक्लिक एसिड में DNA जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो इनेबल वन लार्ज मॉलिक्यूल टू बाइंड स्पेसिफिकली, एक बड़े मॉलिक्यूल को, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड एक बड़े मॉलिक्यूल को एक छोटे मॉलिक्यूल से स्पेसिफिकली बट ट्रांजिएंटली, ट्रांजिएंटली का क्या मतलब होता है? टू अनदर, मेकिंग दैम द बेसिक ऑफ मैनी डायनेमिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ट्रांजिएंटली का क्या मतलब होता है गाइज? यस, ट्रांजिएंटली का मतलब होता है टेम्पररी, फॉर शॉर्ट टाइम, यस दैट इज राइट, टेम्पररी। अगर तो ये बोला नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल और एक स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर टेम्पररी बॉन्ड्स बना सकता है। और उस टेम्पररी बॉन्ड बनाने से क्या होगा? मेकिंग दैम द बेसिस ऑफ मैनी डायनेमिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जिसके अंदर स्पेसिफिकली बट ट्रांजिएंटली एक बॉन्ड बनता है और टूट जाता है? कोई एग्जांपल? कहीं आपने सुना हो कि इनके अंदर नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कभी सुना है? एंटीजन एंटीबॉडी, ओके दैट इज राइट, एंटीजन एंटीबॉडी, यस वेरी गुड। और DNA पॉलीसैकेराइड एंड मैग्नीशियम, सरन ये कहाँ पढ़ लिया आपने? यस अमजद, होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट मैं एक ऐसा एग्जांपल चाहता हूँ जो आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस में मिलता है। यस दैट इज राइट, एंजाइम सबस्ट्रेट। और तो एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम सबस्ट्रेट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये टेम्परेरी होते हैं, ये हमेशा बने हुए नहीं रहते हैं, ये सिर्फ एक फिक्स टाइम के लिए बनते हैं। स्पेसिफिकली एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर बनते हैं, स्पेसिफिकली एंटीजन एंटीबॉडी में बनते हैं, और जैसे ही इनका रोल खत्म हो जाता है ये वापस ब्रेक हो जाते हैं। तो इनके अंदर मोस्टली क्या होते हैं? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। एक और एग्जाम्पल है वो आपका इंटीग्रीन की अल्फा और बीटा चेन होती है, जो कि अपन 4th यूनिट में पढ़ेंगे। दिस मैग्नीशियम इज होल्ड बाय एस्पार्टेट, ये अपन 3rd यूनिट में देखेंगे, हेमंत एंड सरन।
अच्छे से कि क्या रोल होता है मैग्नीशियम का डीएनए पॉलीमरेज में और वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ओके, मैग्नीशियम कभी भी ट्रांजिएंटली बाउंड नहीं रहता है, उसका एक अलग फैक्टर होता है। ओके, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड इज़ वेरी लेस, मच लेस देन द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड्स में 100 to 1000 होती है, आई मीन 100 to 150 होती है, बट इसके अंदर 1 to 5 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल एनर्जी चाहिए होती है उसको ब्रेक करने के लिए। समझ में आया सभी को? बिकॉज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर is about 0.6 किलोकैल, many molecules will have enough energy to break non-covalent bonds। समझ में आए सभी को? जो अपन बात कर रहे थे कोवलेंट नॉन कोवलेंट में, indeed these weak bonds sometimes are referred as interactions rather than bonds। तो अपन इनको इंटरेक्शन भी कहते हैं। ये इतने वीक होते हैं कि आप इनको इंटरेक्शन भी बोलोगे तो आप कुछ गलत नहीं कह रहे हो। Although non-covalent bonds are weak and have a transient existence at physiological temperature, multiple non-covalent bonds often act together to produce highly stable and specific association between different parts of a large molecule or between different macromolecules। तो भले ही ये बहुत वीक इंटरेक्शंस होते हैं, बट tertiary structure of protein is also stabilized by non-covalent interactions। yes that is right। वहाँ पे और सारे ही नॉन कोवलेंट होते हैं, कुछ जगह कोवलेंट होते हैं बट बहुत रेयरली कोवलेंट होते हैं। तो नॉन कोवलेंट सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब नॉन कोवलेंट हैं, वीक इंट्रैक्शंस। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि भले ही एक की स्ट्रेंथ बहुत कम होती हो बट काफ़ी सारे मिलने के बाद में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग करके और एक बहुत टाइट एसोसिएशन बना सकते हैं बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। या कहीं पे भी आप अपनी बॉडी के अंदर देखोगे तो बहुत सारे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस बन के एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब अपन चलते हैं आयोनिक बॉन्ड पे। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, यह भी जैसे अपन ने बात करी थी सोडियम और क्लोराइड की, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल, ये चीज़ें ज़रूरी हैं आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए। और क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मेटल होता है उसके आउटर मोस्ट शेल से एक आयन निकल जाता है, तो ये Na+ बन जाएगा और इसमें वो आके कहाँ ऐड हो जाता है, इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? क्लोराइड माइनस। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई है, एकदम कंप्लीट एक्सचेंज हो गया है पूरे इलेक्ट्रॉन का। यस मोहम्मद अमजद हुसैन, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए भी नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं, बट मैंने कहा था कि जो स्पेसिफिकली एंड ट्रांजिएंटली। तो डीएनए टेम्परेरी थोड़ी होता है, डीएनए से परमानेंट। सिमिलरली जो आपके प्रोटीन्स हैं उनके अंदर भी परमानेंट होता है। तो जिन अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली एंड ट्रांजिएंटली तो उसके एग्जांपल हैं एंटीजन एंटीबॉडी एंड एंजाइम सबस्ट्रेट, बेस्ट एग्जांपल है। ओके, वापिस आते हैं इधर। आयोनिक आर रिजल्ट्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। Ionic bonds are formed by the attraction of oppositely charged, bond energy is approximately 40 किलो कैलोरी। तो ध्यान देना, कोवलेंट में कितनी है? 100 किलो कैलोरी। आयोनिक में कितनी है? 40 किलो कैलोरी। मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, नॉन मेटल टू एनायन, इलेक्ट्रोनेगेटिव मस्ट बी 2। अगर चार्ज बड़ा है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, अगर स्मॉल आयन है तो उसका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों? चार्ज बड़ा है दैट मीन्स +2 +3। तो +2 +3 का मतलब क्या हो गया कि वो अच्छे से वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस गाइस टेल मी, सभी के ब्रेक हो रहा है या सिर्फ मनुष्य की दिक्कत है? जिनके समटाइम्स एंड हो रहा है उनके शायद इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ इस एंड से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, ऑल क्लियर। तो फिर आगे चलते हैं। यस मनुष्य, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, आप देख लेना एक बार।
तो यहाँ पे बात चल रही थी कि जितना बड़ा चार्ज उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, और जितना छोटा आयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लो सबशेल का नंबर जो है छोटे आयन में कम हो जाता है, तो कम होता है तो न्यूक्लियस के साथ में उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा उनके बीच में। तो ये दोनों पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं। सर ये फाजन्स रूल है क्या? फाजन्स रूल, यस। फाजन रूल वैसे यस यही कहता है ऑलमोस्ट, बट उसका मतलब किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो, मतलब केमिस्ट्री का ही होता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें बॉन्डिंग और आयंस के बीच में कुछ रिलेशन होता है। ओके, मेरे को ढंग से याद नहीं है फजन रूल, बट हाँ इस से रिलेशन में ही होता है वो। ओके, तो आगे चलते हैं गाइस। आयोनिक बॉन्ड हो गया अपना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको हर जगह मिल जाएगा, आपकी बॉडी से लेके आप जो पानी पीते हैं उसके अंदर से लेके कहीं भी एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड बिना काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्पेशल तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, ये भी एक तरह का नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। और डाइपोल 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 क्या होता है गाइस? यस, व्हाट इज डाइपोल? एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज जो होगा, ये जब इंटरेक्ट करेंगे, इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस आर होगा, तब ये इंटरेक्शन करेंगे। उस इंटरेक्शन को अपन, ये जो पूरा है स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल। जहाँ पे दो चार्जेस के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है एंड वो दोनों चार्ज ऑपोजिटली चार्ज होने चाहिए एक दूसरे के, तो एक डाइपोल बन जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। कैसे? फॉर एग्जांपल वाटर। तो वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं एक डाइपोल मोमेंट बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह का होगा। यस, देखा होगा आप लोगों ने। ओके, ये प्लस साइन होता है और यहाँ पे माइनस साइन होता है। तो प्लस साइन क्यों है? क्योंकि जो पार्शियल चार्ज है वो इन दोनों का कंबाइंड आ गया यहाँ पे सेंटर में, एवरेज। और जो ऑक्सीजन है उसका नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर चला गया। तो हमेशा जब डाइपोल को डिनोट करते हैं तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव की तरफ रहता है और नेगेटिव ऐसे एरो में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर रहेगा, ऑक्सीजन इधर रहेगा। यस, डाइपोल मोमेंट मेजर्ड इन डी बाई यूनिट्स, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का इंट्रैक्शन है, विच इनेबल्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत कम होती है, 5 किलो कैल, आयनिक से कम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन एक्स वाई आर एफ ओ एन फोन। तो ये क्या चीज़ है? तो इसको पढ़ने के लिए अपन को अच्छे से क्लियर डायग्राम देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखते हैं अपन। तो जब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कहीं भी देखते हो, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी में या कोई वाटर के अंदर, मान लो एक ग्लास है उसके अंदर आपने NaCl डाल दिया, तो उसमें ऑलरेडी क्या है? वाटर प्रेजेंट है। अब वहाँ पे आपने सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस भी डाल दिया, तो क्लोराइड माइनस क्या करेगा? इसके साथ बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, और सोडियम किधर चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये खुद एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो डाइपोल का मतलब चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है डोनर एंड एक्सेप्टर। जो डोनर होता है वो और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो आप देख रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल ये क्लोराइड है और हाइड्रोजन है आपका H+। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई? कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अब वहाँ पे क्या आता है? एक एक्सेप्टर आता है। ध्यान रहे, एक्सेप्टर जो होता है वो हमेशा एक दूरी बना के रखता है हाइड्रोजन से। एक गैप होता है हाइड्रोजन और एक्सेप्टर के बीच में, उसी बॉन्ड को अपन, ये जो इंटरेक्शन है इन दोनों का एक दूरी से, उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हमेशा हाइड्रोजन और एक्सेप्टर का एक बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड कैसे है? फॉर एग्जांपल एक वाटर के अंदर आपने HCl डाला और HCl में क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, कोवलेंट इंटरेक्शन बना रहा है। तो दूसरी तरफ से क्या हुआ?
इधर एक और H था और ये दोनों O से बाउंड थे, ये इंटरेक्शन कोवेलेंट हो गया। ये जो है नेक्स्ट, अब इसके पास में मान लो एक और यहाँ पे HCl है, तो ये क्लोराइड माइनस जो दूसरा वाला है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज देगा, और इधर से जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पर इनमें एक दूरी रहेगी, उस दूरी से ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये दूरी रहती है इसलिए ये बहुत वीक होते हैं, इनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैल होती है, आपने देखा होगा। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो तीनों हैं, डोनर, हाइड्रोजन एंड एक्सेप्टर, ये तीनों 180 डिग्री में अलाइन होने चाहिए, तभी एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अगर इनके एंगल में थोड़ा भी चेंज आया तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 180 डिग्री हाइड्रोजन में और एक्सेप्टर के अंदर एंड डोनर में, तीनों में एक 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होना चाहिए। समझ में आया सभी को? यस गाइस, क्लियर? ओके। अब यहाँ पे इसने बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब एक्स एंड वाई NOF में आते हैं। तो यहाँ पे अगर डोनर और एक्सेप्टर के अंदर फ़ोन में से कोई आया है, क्यों फ़ोन में से, क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है और इसकी 3 होती है, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनके टाइम पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्लोराइड के टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, क्योंकि क्लोराइड के अंदर नंबर ऑफ़ शेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बेस पेयरिंग इन DNA इज़ एन एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो ये प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली बात अपन ने एक्सेप्टर, डोनर एंड हाइड्रोजन को देखा था, और तीनों की डायरेक्शनलिटी जो होती है वो एक सिंगल डायरेक्शन में होती है 180 डिग्री पे, तीनों अलाइन होने चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करने चाहिए तीनों, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप कि ये आपका क्या है, यस गाइस, ये R क्या है यहाँ पे, ये जो है आपका ब्लू वाला ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे डोनर कौन है और यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है। हाइड्रोजन तो ये है, सबसे पहले डोनर कौन है, सरन ROH डोनर नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीजन डोनर है, और ये नीचे वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या है, एक्सेप्टर है, FON, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, अब ये तीनों क्या 180 डिग्री में अलाइन हैं, यस ये हैं, देखो आप स्ट्रेट लाइन में, बट थोड़ा सा चेंज आता है, ये देखो यहाँ पे डोनर, एक्सेप्टर और हाइड्रोजन के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया, एंगल क्रिएट हो गया तो मतलब वो एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये एकदम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बट वीक या स्ट्रॉन्ग होगा, तो फेवरेबल कौन है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन या 180 डिग्री। ओके गाइस, समझ में आया सभी को? ओके सरन, गॉट इट। ओके, अब आते हैं अपन अपने अगले बॉन्ड्स के ऊपर जिनका नाम है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस मतलब जो वाटर से दूर भागते हैं, वाटर से डरने वाले, जिनको वाटर का फियर होता है, वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या है, वो है ऑयल एंड वाटर। यस, सभी ने देखा होगा, कभी किया है ये एक्सपेरिमेंट घर पे कि ग्लास के अंदर पानी है, उसके अंदर आप ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल दो, फिर उसको गोल गोल घुमा दो, स्टिर कर दोगे अच्छे से, आप उसको घोल दोगे, मिला दोगे, तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पानी के अंदर चली जाएंगी, और फिर थोड़ी देर आप उसको छोड़ दोगे तो वो ड्रॉपलेट्स ऊपर आके लेयर बना लेंगी और नीचे सारा पानी रहेगा। किया है ये एक्सपेरिमेंट? तो ऐसा क्यों होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर चली जाती हैं और पानी नीचे चला जाता है? कोई वजह है उसमें या ऐसे ही उनको मज़ा आ रहा था?
डेंसिटी की वजह से, ओके, डेंसिटी का डिफरेंस है, ओके। तो क्या ये स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये? यस, यस स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ओके, क्या यहाँ पे कोई एंट्रोपी का रोल है? यहाँ पे कोई एंट्रोपी का रोल है? क्या रोल है एंट्रोपी का? अगर है तो क्या रोल है? यस अवदेश, इंक्रीज होगी वो तो ठीक है। यस इंक्रीज होगी वो ठीक है, बट उसका रोल क्या है यहाँ पे? इस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या फिर ऑयल वाटर के रिलेशन के अंदर एंट्रोपी का क्या रोल है? ओके, सो योगिता, वी आर एडिंग ऑयल इन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, रैंडमनेस लो होती है। अयाज कह रहे हैं एग्रीगेशन ऑफ लिपिड, अवदेश मोर इंटरेक्शन टू एग्रीगेट, ओके। तो जब आपने ये कहा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो एंट्रोपी की वजह से है। यहाँ पे एंट्रोपी का बहुत बड़ा रोल है। आप जब किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे अपन 6th यूनिट में जब पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल, पढ़ा है कभी? तो वाटर पोटेंशियल है, मान लो ये पानी है, इसके अंदर अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर दूं तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है कि द रैंडमनेस, या फिर आप कह सकते हो कि कितना फ्रीली वाटर मूव कर रहा है एक फ्लोएम, एक जाइलम के अंदर, उसको अपन वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। पर अगर मैं उसके अंदर अगर सॉल्यूट ऐड कर दूं तो क्या वो फ्रीली मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना पहले कर रहा था। तो आप क्या कह रहे हो कि उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया। सेम चीज़ अगर आप पानी के अंदर ऑयल डाल दोगे तो वो जो वाटर है जो आराम से पड़ा था, जिसको कोई दिक्कत नहीं थी, आप उसके अंदर ऑयल डाल दोगे तो उसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, उसकी जो स्पॉन्टेनियस, या फिर जो आप कह रहे हो कि उसकी एंट्रोपी जो बढ़ी हुई थी, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए थर्मोडाइनमिकली, तो जो इंक्रीज होनी चाहिए थी अब उसके अंदर कोई ना कोई बीच में आ गया है और उसको उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी एंट्रोपी कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो क्या करता है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑयल को पुश करते हैं एक साइड में। यस यस, वो एक केज बना लेते हैं, वो वाटर को पुश करते हैं और पुश करके एक साइड के ऊपर धकेल देते हैं। तो जो आपका ऑयल वाटर का सेपरेशन है वो एक एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस है, उसको एंट्रोपी ने ड्राइव किया है, तभी वो एक प्रोसेस बना है। ओके, वही चीज़ मैं समझा रहा था। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि जो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स थी, आप जब उसने मिक्स कर दिया आपने, तो हर ऑयल ड्रॉपलेट के आसपास पानी था। ये पानी है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर। बट यहाँ पे हुआ क्या कि हाईली ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, इनके एंट्रोपी जो है वो कम हो गई है पानी की, नॉन पोलर सब्सटेंस के आने की वजह से। अब क्या होगा, धीरे धीरे एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो वो इस पूरे ऑयल को एक तरफ पुश करेगी और खुद एक साइड हो जाएगी। तो वाटर जो है वो बल्क में सॉल्यूशन मतलब नीचे आ जाएगा और ऑयल वो ऊपर चला जाएगा। और यही इंटरेक्शन जो होता है थर्मो, ये एंट्रोपी ड्रिवन जो प्रोसेस है, जिसके अंदर सेपरेशन हो जाता है किसी भी हाइड्रोफोबिक का हाइड्रोफिलिक से, उसको अपन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल जो आपकी बॉडी के अंदर दिखता है कहाँ पे? यस, बेस्ट एग्जांपल इन योर बॉडी इज, नहीं शुभ जी, मिसेल का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पे अभी जस्ट ऑयल ड्रॉपलेट्स की बात कर रहा हूँ। मिसेल में तो क्या होता है कि जो
सारे जो हैं वो ऐसे अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी बाई लेयर और सिंगल लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। आपका जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि सारा जो फैट वाला होता है वो ऐसे आ जाता है। यस, तो वो जो मेम्ब्रेन है आपकी, वो मेम्ब्रेन अगर ऐसी होती, मान लो ऐसी होती, तो क्या ये पॉसिबल है कि मेम्ब्रेन ऐसी है? मेम्ब्रेन ऐसी होती है या क्या होता है? तो यहाँ पे अगर ऐसी मेम्ब्रेन होती खुली, तो यहाँ पे पानी का इंटरेक्शन होता। तो पानी का इंटरेक्शन कम करने के लिए क्या हुआ कि आपका जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है उसने एक शेप ले ली है, और वो शेप लेके कहीं से भी पानी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए क्या होता है, सेल एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिट होती है सेल। और वो यूनिट, उसको डिफ्रेंशिएट किसने किया? एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस होता है वो। उसमें क्या होता है, जो भी हाइड्रोफिलिक होता है वो अंदर रह जाता है, और हाइड्रोफोबिक एक कवर बना लेता है चारों तरफ। उससे क्या होता है, आपका एक सेल बन जाता है। ओके, तो कभी भी खुली मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। खुली मेम्ब्रेन है तो उसको अपन सेल नहीं करेंगे, उसको अपन कुछ और ही नाम दे देंगे। बट जो सेल होता है उसके अंदर, क्योंकि मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से बनती है, तो वो एक शेप ले लेती है जिससे कि कहीं किसी भी तरफ से वाटर का इंट्रैक्शन नहीं हो। ओके गाइस, क्लियर? यस, लाइपोसोम का फॉर्मेशन, यस। यस योगिता, वो भी सेल मेम्ब्रेन में है। अपन ने सेकेंड यूनिट पढ़ रखी है, आपने भी पढ़ी थी उस टाइम जब मैंने कराई थी, तो आपको याद होगा लाइपोसोम के बारे में मैंने बताया था। यस, ओके। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर द मोस्ट कॉमन नॉन पोलर बॉन्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ऐसा क्यों गाइस? कार्बन हाइड्रोजन में ऐसी क्या खासियत है, या फिर कार्बन कार्बन में ऐसी क्या खासियत है कि ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बनाते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं? क्या चीज़ मेन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम है। ज़्यादा होता तो आयनिक बना देती, पोलर बन जाता वो। बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए इन्होंने नॉन पोलर बोला है। नो चार्ज सेपरेशन, ओके, बट यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। ओके, बिकॉज सच मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्यूबल और ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल इन वाटर, दे आर सेड टू बी हाइड्रोफोबिक। ये सबको पता ही होगा। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट ड्राइव्स द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। समझ में आया अभी? एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। तो ये सब प्रोसेस जो हैं वो इसी वजह से होते हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट की वजह से ही होते हैं। The net result of hydrophobic and van der Waal interactions is a very powerful tendency for hydrophobic molecule to interact with one another and not with water. तो जब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो हैं वैन डर वाल के साथ में मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत पावरफुल फोर्स बन जाता है, तो वो हमेशा वाटर से दूर रहते हैं। तो जब एक प्रोटीन भी फोल्ड होता है तो उसके इनसाइड जो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड रहते हैं, जो पानी से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ पे जो बाहर जो ग्रुप्स होते हैं वो ओनली वाटर से इंटरेक्ट करते हैं, अंदर वाले नहीं करते। तो ये था आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। अब आते हैं अपन वैन डर वाल इफेक्ट पे। यस, हाइड्रोफोबिक कोर बन जाती है। वैन डर वाल सबसे वीक होते हैं ये, जिनकी बॉन्ड एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1 किलो कैलोरी होती है। तो अब अपन ने सब देख लिए, कोवलेंट बॉन्ड 100 किलो कैल, और फिर आता है अपना, यस, सेकंड नंबर पे किसको करूँ मैं? सबसे लास्ट वैन डर वाल 0.5 to 1 किलो कैल। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? आयोनिक। आयोनिक का कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 40 किलो कैल। एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसका कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 1 से 5। ओके, तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। अब वैंडरवॉल फोर्स जो होते हैं, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि वैंडरवॉल रेडियस दे रखी है और यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस दे रखी है, दोनों में डिफरेंस होता है। कोवेलेंट रेडियस में क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की के बीच में लिंक है, या फिर मान लो Cl का लिंक है। तो क्योंकि क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इक्वल बनेगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, मान लो यहाँ हाइड्रोजन है तो इधर आ गया, और क्लोराइड एक जो है वो इधर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो रेडियस है कौन सी?
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हुआ है तो ओवरलैपिंग हो गई है। ओवरलैपिंग होने की वजह से जो कोवेलेंट रेडियस है वो सेंटर से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। अब उसी के आसपास एक और मॉलिक्यूल घूम रहा है जिसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव के साथ में बॉन्डिंग करेगा। बट वो बॉन्डिंग जो है वो वीक इंटरेक्शन होगा, वो वहाँ पे कोवेलेंट नहीं बनाएगा। ये तो जो है वो टाइट हैं, टाइट इंटरेक्शंस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, तो ये कोवेलेंट इंटरेक्शन है। बट यहाँ पे एक वीक इंटरेक्शन बनेगा। अब क्या होगा, चार्ज दोनों ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पास में आने लगेंगे। पास में आ जाते हैं तो कई बार ये ज़्यादा पास में भी आ जाते हैं और कई बार बहुत दूर भी रहते हैं। तो जब ज़्यादा पास में आ जाते हैं तब क्या होता है, इन दोनों में रिपल्शन होता है, तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अगर बहुत दूर चले गए तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा वापस। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस होती है जिसको अपन वैंडरवाल रेडियस बोलते हैं, इस पे आके ये एकदम स्टेबल रहेंगे। क्यों स्टेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। बट आपको याद रखना है हमेशा कि वैंडरवाल अट्रैक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपेलेंट भी हो सकते हैं। अगर बहुत दूर हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, बहुत पास है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। वैंडरवाल जो रेडियस है वो उसके सरकमफ्रेंस से न्यूक्लियस तक, सरकमफेरेंस से न्यूक्लियस तक, जिसको अपन रेडियस भी कह सकते हैं, उसी को अपन वैंडरवाल रेडियस बोलते हैं। ओके, और ये इन कुछ तरीकों से हो सकती है। ये सारे तरीके अपन एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आयन डाइपोल। तो डाइपोल जैसे मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो पॉजिटिव चार्ज किधर है, डाइपोल के अंदर, राइट में या लेफ्ट में। पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में या राइट में। यस प्रिया, राइट में है, क्योंकि मैंने कहा था ना प्लस, जहाँ पे भी प्लस होगा साइन उधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नेगेटिव में एरो रहेगा। और दूसरी चीज़ आप देखो, आयन है इधर, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो ऑब्वियसली इधर नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्शन हो रहा है। तो एक डाइपोल और एक आयन का इंट्रैक्शन जो होता है ये भी जो है वीक इंट्रैक्शन होता है। ये वैंडरवाल इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये पास में आ जाएंगे, इतना पास में कि ये वैंडरवाल इंट्रैक्शन करें, तो इनसे भी वैंडरवाल इंट्रैक्शन जो है वो अराइज हो सकते हैं, इनसे भी बन सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज है। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता ही हाइड्रोजन बॉन्ड में भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या करेगी, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अट्रैक्ट करने के बाद में वैंडरवाल रेडियस का फॉर्मेशन हो सकता है। अब आता है डाइपोल। डाइपोल तो डाइपोल में क्या है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करके वैंडरवाल रेडियस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आता है आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हो गया गाइस, यस व्हाट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। विसिनिटी में आकर चार्ज क्रिएट हो जाना टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब ये कह रहा है एक आयन है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल है। जान पूछ के नहीं नहीं, इसका मतलब होता है कि क्योंकि आयन उसके पास में आ गया है इसलिए वो एक डाइपोल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो एक कैसा मॉलिक्यूल है, वो एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जो है ये एक नॉन पोलर था, ओरिजिनली वो नॉन पोलर था। क्यों, क्योंकि उसके पास में कोई भी चार्ज या डायरेक्शन नहीं थी उसके पास में कि भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
बट एक आयन के पास में आने की वजह से क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ किया। ड्रॉ करने की वजह से उसमें क्या हुआ, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। यस गाइस, समझ में आया सभी को? तो अपन कह सकते हैं कि इंड्यूस डाइपोल जो है वो ऑलरेडी ओरिजिनली एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, बट किसी और के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से उसके जो नेगेटिव हैं उनको अट्रैक्ट कर लिया उस कैटायन ने। उसकी वजह से उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। भले ही वो बहुत छोटे टाइम के लिए हो, भले ही वो इंस्टेंटेनियस हो, बट हुआ है। तो हुआ है मतलब वो इंड्यूस डाइपोल बन गया है। इस वजह से अपन आयन इंड्यूस डाइपोल के अंदर भी वैन रेडियस देख सकते हैं। योगिता कह रही है कि सर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी इतनी हाई क्यों है? हाइड्रोजन कहाँ पे? अच्छा इसमें, ओके 10 to 40 किलो जूल बोल रहा है, ये कह रहे हो क्या आप? ओके, ये डिपेंड करता है योगिता कि वो कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में है। ओके, तो अगर वो फ्लोराइड के साथ में है तो 40 तक जा सकता है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में है तो 30 तक भी आ सकता है, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो 10 तक भी आ सकता है। ओके, तो मोस्टली जैसे वाटर के अंदर देखते हैं तो ऑक्सीजन को अपन पिक्चर में रखते हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 से 5 किलो कैल, ये तो एक रफली है। जब एक नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ा है तो उसकी बात हो रही है, बट जब वो इंटरेक्शन से बनेगा पानी के अंदर या किसी और एनवायरनमेंट में तो उसकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है। ओके, बट स्टिल बहुत कम होती है। ओके, अब आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। पहले आयन ने उसको डाइपोल में इंड्यूस किया था, अब डाइपोल जो है वो इंड्यूस कर रहा है दूसरे डाइपोल, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होने में डाइपोल के अंदर। ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट है डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस। तो लंडन फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि इनको अपन इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस इंटरेक्शंस मतलब कि अगर किसी टाइम की बात करूँगी मैं, भाई कल 4:14 पे क्या था, तो उस मोमेंट के ऊपर, इस उस इंस्टेंट के ऊपर अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है तो वो डिस्पर्जन फोर्स में आएंगे। डिस्पर्जन क्यों कह रहे हैं? डिस्पर्जन का मतलब वो बिखर जाता है, इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, इतने वीक होते हैं कि वो मतलब माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। बट एक माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो बनते भी हैं, और उस माइक्रो सेकेंड के लिए जब बनते हैं तब उनको इंस्टेंटेनियस इंट्रैक्शंस बोलते हैं। मान लो कि एक एलिमेंट है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास भी एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर चला जाएगा, तब इधर नेगेटिव चार्ज हो गया पार्शियल, और इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है इसका थोड़ा सा इफेक्ट जो पॉजिटिव वाला है वो इधर आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। उसी टाइम क्या हुआ कि इसका पार्शियल नेगेटिव इधर आ गया, तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन बनता है बहुत छोटे से समय के लिए, उसको अपन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखो कि इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, तो दोनों क्या, ये लंदन फोर्सेस का एग्जाम्पल है। लंदन फोर्सेस के अंदर एलिमेंट था नॉर्मल, बट एक टाइम पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए इधर आ गया तो उसने न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्शन किया, तो एक टाइम के लिए ये भी डाइपोल बन गया और ये भी डाइपोल बन गया, तो दोनों क्या हो गए, इंड्यूस्ड डाइपोल। और अब इंड्यूस्ड डाइपोल होने की वजह से क्या आ गया, उनमें पोलैरिटी आ गई। उनमें पोलैरिटी कैसे आई, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव की। तो इस पोलैरिटी को अपन क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। अब ये डाइपोल था, इसके अंदर इंड्यूस हुआ है डाइपोल, तो इसके अंदर भी क्या आ गई, पोलराइजेबिलिटी। ये ऑलरेडी डाइपोल थे, ये ऑलरेडी पोलर थे, इस वजह से इनमें अपन नहीं लिखेंगे। आयन इंड्यूस्ड एंड डाइपोल इंड्यूस्ड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, तो आयन इंड्यूस्ड, तो मैं ये कह रहा हूँ सरन कि मान लो कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आयन क्या हुआ, इधर मूव करता करता इसके पास में आया, पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक टाइम के लिए क्या करेगा, नॉट एक टाइम के लिए, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये जो एलिमेंट है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, तो एक तरह से डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा।
Okay, it will behave like a dipole at some point in its life, and because of cation coming near to it, it is exposed to a positive charge, so it will attract that electron and make it more like a dipole. So that's why we are calling it as induced dipole. It is induced by this cation. Similarly, if a negative charge is there, then induced dipole by an ion. Okay, and if a dipole is there, for example a dipole is there, positive with negative. So if some element is there and its electron will be attracted toward this dipole's positive charge. So that means this was a normal element, but now because the dipole is coming in contact or coming within the radius of that bond formation, so it will attract that electron towards itself and will form a dipole like moment for a very small instance. बहुत छोटे टाइम के लिए वो उसको डाइपोल की तरह कन्वर्ट कर देगा, इसलिए अपन क्या करें, इंड्यूस्ड डाइपोल. अगर वो डाइपोल की वजह से है तो डाइपोल इंड्यूस्ड, अगर वो आयन की वजह से तो आयन इंड्यूस्ड. ओके सर, सभी को क्लियर हुआ ये? यस गाइस, एवरीवन. जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वो भी बता दूं. टाइप यस. ओके, आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. ये हो गया आपके सारे इंटरेक्शंस खत्म. अब यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं कि दो प्रोटीन्स हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, मान लो नीचे ये फोल्ड होके ऐसा बन गया है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होंगे. तो दो प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वैन इंटरेक्शन भी हो सकते हैं. तो ये सब बॉन्ड क्या हैं, क्या हैं ये सारे? दीज आर नॉन कोवलेंट या फिर वीक इंटरेक्शंस. ओके ओके, वेरी गुड. तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली है. अब ये एक समरी चार्ट है पूरे इंटरेक्शंस का. तो अगर इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल जो है या फिर जो आयन है, उसमें क्या आयन्स इन्वॉल्व हैं? यस. क्या वो पोलर हैं, या फिर आयन्स जो हैं वो दोनों प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? यस. तो अपन उसको आयन डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो आयन की तरफ भी बिहेव करेंगे और डाइपोल की तरफ भी बिहेव करेंगे. फॉर एग्जांपल KBr इन वाटर, तो पोटेशियम पॉजिटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव. ओके, अगर उन दोनों में आयन्स नहीं है, द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों नहीं है, पोलर हैं पर चार्ज नहीं है, तो अपन उनको आयोनिक बॉन्डिंग बोलेंगे. ओके. अब अगर मान लो आयन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या वो पोलर हैं? अगर पोलर हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, वरना डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे. अगर उनमें पोलर नहीं है तो फिर डिस्पर्जन फोर्सेस या इंड्यूस्ड डाइपोल्स. ये आप चार्ट जब पूरा समझ लो तब एक बार देख लेना कि आपको समझ में आया या नहीं आया. तो ये सारे क्या हैं? वैन डर वाल फोर्सेस, वीक इंटरेक्शंस. और ये इधर वाले क्या हैं? कोवेलेंट इंटरेक्शंस, पोलर एंड नॉन पोलर. आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, कोवेलेंट में सिर्फ पोलर एंड नॉन पोलर आते हैं. ओके ओके गाइस, क्लियर? सभी को? यस. नया टॉपिक स्टार्ट करें, बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन. अब अपन ने बेसिक्स देख लिए हैं, जिसके अंदर अपन ने एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स वगैरह देख लिए. स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शंस अपन ने सारे देख लिए हैं. अब अपन बायोमॉलिक्यूल्स पे आएंगे, फिर अपन इन बेसिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करते करते पूरी बायोकेमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे. ओके, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है आज बायोमॉलिक्यूल्स का. कल अपन जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अपना आइसोमराइजेशन. ओके, तो सबसे पहली बात, बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं?
आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि अब बायो की बात आ गई, तो बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। लिपिड्स, ओके। और फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। प्रोटीन्स, ओके। विटामिन्स, ओके। विटामिन्स। तो ये सब आपको पता है कि जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स ये होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि बायोमोलिक्यूल जो होती है, इस टर्म यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म दैट आर एसेंशियल टू वन और मोर टिपिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जितने भी अपने बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, उनके उनमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सेल डिवीज़न में, मॉर्फोजेनेसिस के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर। बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉली एनायंस। तो एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, such as proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acid, as well as small such as primary metabolites, secondary metabolites, and natural products। तो ये सब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर एंडोजीनस, यूजुअली एंडोजीनस, produced within the organism, but organisms usually need exogenous biomolecules for certain example vitamins, coenzymes। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम हो गया, और जो भी आप खाने में खाते हैं, मिनरल्स हो गए, यस, वो बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे इन सब के नाम आपको देने हैं। तो सबसे पहला ये जो है, ये कौन सा बायोमॉलिक्यूल है? COH, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। और ये नेक्स्ट सेकेंड वन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लिपिड, वेरी गुड, लिपिड। तो ये लास्ट वाला क्या है? प्रोटीन है ये, CONH, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। ये क्या है सी वाला? सेकेंड पार्ट इज प्रोटीन, लास्ट इज लिपिड, ओके। एंड बीच वाला? न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। ओके, तो ये सब आपको पता होंगे, ध्यान से देखा करो स्ट्रक्चर को। तो कितने टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? स्मॉल, फॉर एग्जांपल लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स। मोनोमर्स, पॉलीमर्स। तो मोनोमर में कौन कौन आते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है? अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है? प्रोटीन, ओके। न्यूक्लियोटाइड्स का भी पॉलीमर होता है? DNA RNA, ओके। DNA RNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड मोनोमर है, तो उसका पॉलीमर क्या होगा? पॉलीसेक्राइड्स, ओके। तो पॉलीसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड्स, पेप्टाइड्स, ये पॉलीमर्स हैं और ये सब मोनोमर्स हैं, ओके। अब अपन चलते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये अब आप सबको स्ट्रक्चर पता होंगे, अगर नहीं पता है तो अपन जब न्यूक्लियोटाइड्स करेंगे तब मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक तो क्या, मैं आपको समझा दूंगा कि स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको समझते ही याद हो जाएगी ये चीज़ें, बहुत ईजी होती हैं। ये सब आपको पता होगा, DNA आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और ये सारी शुगर्स हैं, 5 कार्बन शुगर, इनकी नेमिंग कैसे होती है ये भी अपन आगे चल के देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस न्यूक्लिक एसिड्स प्लस नाइट्रोजन बेस क्या बनता है? आपका DNA, ओके। और इधर की साइड लिपिड के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ये बहुत लंबी चेन है CH CH की। और यहाँ पे
एक ग्लिसरॉल दे रखा है, ये भी फैटी एसिड या लिपिड्स का कंपोनेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक चैन लगा दूँ फैटी एसिड की, तो इसको अब मैं क्या कहूँगा? अगर यहाँ पे मैं एक चेन लगा दूँ लिपिड्स की, तो मैं इसको क्या कहूँगा? टैग कहूँगा इसको, डैग नहीं कहूँगा मैं इसको। और अगर मैं यहाँ पे भी एक चैन लगा दूँ तो ये हो जाएगा टैग। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि मैंने ग्लिसरॉल के ऊपर 2 एसाइल चेन जोड़ दी हैं तो डाइएसाइल, 3 एसाइल चेन जोड़ दी हैं तो ट्राइएसाइल। ओके। कई बार इस यहाँ पे फैटी एसिड नहीं जोड़ के एक फॉस्फेट जोड़ दूँ और उसके साथ में एक ग्रुप लगा दूँ, फॉर एग्जांपल कोलिन, तो वो क्या बन जाता है? फॉस्फेटिडिल कोलिन। ओके, जो अपन मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे जब अपन सेकेंड यूनिट देखेंगे, या फिर जब अपन लिपिड्स करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तब उसके अंदर ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ओके। और यहाँ पे एक शुगर भी है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो सेरिब्रोसाइड, उसके अंदर आपको ग्लूकोज मिलती है आपकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर ये शुगर है, इसके साथ में एक फॉस्फेट ऐड है, तो ये क्या हो गया? एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पे ऐड है। सिमिलरली दूसरा है और यहाँ पे HOH मतलब वाटर का रिलीज हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन। ओके, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। यस सरन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो जब पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं तब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल इन योर न्यूक्लियोटाइड्स, इन योर अमीनो एसिड्स में भी क्या होता है? पानी का रिलीज होता है। तो पानी का रिलीज हो गया मतलब ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। शुगर्स के अंदर आप यहाँ पे देखो, पानी का रिलीज हुआ तो यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। ओके, आगे चलते हैं। तो मोनोमर, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि एक पानी जब निकलता है तब एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जब पानी का 3-OH से, ध्यान रहे, तो यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। मोनोसेक्राइड्स के अंदर ये जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन रिएक्शन? कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाइड्रोलाइसिस को अपन मोस्टली ब्रेक डाउन में यूज़ करते हैं। लाइसिस मतलब उसका ब्रेक डाउन करते हैं अपन जब वाटर की यूज़ से। कंडेंसेशन में अपन रिमूव करते हैं वाटर को। ओके, पानी का इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों तरफ। किसी चीज़ को कंडेंस करते हो तो आप उसका पानी उड़ा देते हो, बट किसी चीज़ को तोड़ना हो तो उसमें अपन पानी डाल देते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी धीरे धीरे कवर होंगी जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अब अपन सबसे इम्पॉर्टेंट अपने एलिमेंट पे आते हैं जिसका नाम है कार्बन। क्योंकि अब सारी बातें जो है, क्योंकि पूरी आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो कार्बन के अराउंड रिवॉल्व करती है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इट इज़ मोर अबेंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट इज़ इन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो आपकी बॉडी में इतना कार्बन है जितना पूरी दुनिया में नहीं है। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑल इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड कंपाउंड। तो क्यों ऐसा है? कार्बन में ऐसी क्या चीज़ है जो इसको इतना यूनिक बनाती है? वो है, यस गाइस, क्यों यूनिक बनता है? यस, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, टेट्रा वैलेंसी होती है इसके पास में, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। इसका इसका नेचर जो है वो बहुत वास्ट है। कार्बन एग्जिबिट कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब क्या हो गया? ये खुद से भी बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम अलाउज इट टू फॉर्म शॉर्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो शॉर्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो होता शॉर्ट है बट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। एक डबल बॉन्ड जो होता है, तो सिंगल बॉन्ड को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने बताया नहीं था, आपको पता होगा। और इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड।
प्लस पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे, दूसरा जुड़ते ही वो पाई हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज प्रेजेंट इन 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, एंड एक और था कुछ, एक और चीज़ थी। आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज, नाम सुना है कभी? यस गाइस, नाम सुना है कभी? आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज नहीं पता? ओके, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यस, आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज एक टर्म मेरे को मिली थी कहीं, मैं देख रहा था तब, कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 2 माइनस है, ओके, फ्लोरीन माइनस है, नियॉन है, तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है आउटर मोस्ट शेल में, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनमें? ये सेम है, पर कितने नंबर में है? 10, 2 और 8। यस, तो इन सब के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, इसलिए इनको अपन आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज बोलते हैं। तो कहीं अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है। उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। तो अगर बहुत सारे ऑप्शन दे दें और उनमें से बोल दे कि आइसो इलेक्ट्रिक सीरीज कौन सी है, मार्क करो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ओके, वहाँ पे कैलकुलेट कर लेना ऐसे अंगुलियों पे गिन गिन के, वरना आंसर गलत निकल जाएगा। ओके, द शॉर्ट सी सी बॉन्ड allow the ready formation of pi bonds, increasing the variety of compound that can be formed। तो खूब सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ सकती हैं। कार्बन कैन फॉर्म इमर्सली डाइवर्स कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो कार्बन का नेचर यहाँ पे देखो आप, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है हाइड्रोजन के साथ में भी, ऑक्सीजन के साथ में भी, ऑक्सीजन के साथ डबल सिंगल दोनों बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ में सिंगल और डबल बॉन्ड बना सकता है, खुद कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है आपके ये दोनों। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक तो कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। ये दोनों जो हैं ये आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर हेल्प करते हैं। तो एक कार्बन जो होता है वो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसका, कुछ ऐसा होता है। ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा आपने, 3 टांग नीचे होती है एक ऊपर। यस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। तो कार्बन जो है वो इधर हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इधर हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इधर हाइड्रोजन से और इधर हाइड्रोजन। 3D में आप इसको सोचिए, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है वैसा ये शेप ले रखा है इसने। अब यहाँ पे है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आप देख रहे हो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं ये रोटेट कर सकते हैं कितना डिग्री, कितना डिग्री रोटेट कर सकते हैं ये? वन एट्टी, 120? ओके, 360 नहीं कर सकते? 360 डिग्री ये रोटेट कर सकते हैं। ओके, और ये भी पूरा रोटेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसके फ्रीडम ऑफ रोटेशन होता है इसके पास में। पर अगर वहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, मान लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रोटेशन जो है वो कम हो जाती है। कम होके वो कितनी रह जाती है? 120 डिग्री। ऐसा क्यों गाइस? डबल बॉन्ड की वजह से क्या हुआ ऐसा कि वो उसका रोटेशन कम हो गया? फ्री स्पेस नहीं मिलता है। ओके,
शॉर्ट लेंथ, हाँ ओके। तो डबल बॉन्ड में, ओके मैंने पीछे गलत बता दिया आपको, कहाँ गया वो, ओके दिस इज़ नॉट शॉर्ट दिस इज़ लॉन्ग। सिंगल बॉन्ड लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि डबल बॉन्ड जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं एंड वीक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए फ्रीडम ऑफ रोटेशन होता है। और दूसरी चीज़, कोई इस बॉन्ड को भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक तो जगह छोटी, ऊपर से ये जब ट्विस्ट करेगा, ये पूरा एंगल जब घूमेगा तो ये इंटरवाइंड हो जाएंगे एंगल्स। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से इनमें इतना रोटेशन नहीं हो पाता है। अगर इसको पूरा रोटेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यस गाइस, अगर मैं इसको पूरा रोटेट करना चाहूँ 360 डिग्री तो मैं क्या करूँगा, यस योगिता, बनाना बॉन्ड, ये ब्रेक करना पड़ेगा। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, दैट इज़ राइट। ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिसको पाई बॉन्ड कह रहे हैं, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो ब्रेक करूँगा तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिसऑर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है कन्फिग्रेशन और एक आती है कन्फर्मेशन। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे मान लो मेरे को अगर साइड बदलनी है, वाई को इधर लाना है और एक्स को इधर लाना है, तो मेरे को बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके मान लो इधर ले आया, तो पहले ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है ए बी एक्स वाई। अब मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, ए बी वाई एक्स। ओके, मैंने चेंज कर दिया, तो मैंने उसका कन्फिग्रेशन चेंज किया या उसका कन्फर्मेशन चेंज किया, कौन बताएगा। मैंने उसका कन्फर्मेशन चेंज कर दिया। ओके, कन्फर्मेशन टर्म कहाँ सुनी है आपने, कहीं सुनी है बायोकेमिस्ट्री में कन्फर्मेशन। ऑप्टिकल में चेयर फॉर्म एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो इसका कन्फिग्रेशन हो रहा है। फिगर से याद रखना, आप फिगर जो है, फिगर आप उसकी पूरी फिगर बदल रहे हो। उसके बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में अगर मैं उसको चेंज कर रहा हूँ तो वो कन्फिग्रेशन हो गई। और मैं अगर चेंज करूँगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मान लो ए और बी इधर है, एक्स और वाई इधर है, तो ये कौन सी फॉर्म बोल रहा हूँ मैं, सिस। अगर मैं उसको चेंज कर दूंगा तो मेरी फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस कन्फिग्रेशन होते हैं, कन्फर्मेशन नहीं होते हैं। ओके, यस, कन्फर्मेशन प्रोटीन्स की होती है। ओके, बंसी इज आस्किंग सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या कनेक्शन है। ओके, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, बंसी ये अपना फैटी एसिड के अंदर आएगा जब अपन लिपिड्स पढ़ेंगे, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, क्योंकि उसका कंसेप्ट मेम्ब्रेन के अंदर से रिलेटेड है, लिपिड्स से रिलेशन है उसमें। तो यहाँ पे सैचुरेशन अनसैचुरेटेड का कोई मतलब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता, लिपिड्स में होता है। दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेक, यस यस, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा आपको। अगर सिस और ट्रांस के अंदर आपको कन्फिग्रेशन करना है तो आपको बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। डबल बॉन्ड होने से स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट होगा, नहीं नहीं शुभजीत, डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड शॉर्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड लॉन्ग होते हैं। तो मेन जो चीज़ समझाने की है वो ये है कि जब सिस ट्रांस अपन कन्फिग्रेशन होती है वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने पड़ते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं है आपके पास में। आप उसको, अगर आपको एक्स और वाई की जगह बदलनी है तो आपको 180 डिग्री का टर्न करना पड़ेगा। गाइस ध्यान से देखो इसको, दिमाग लगा के सोचो कि जब मेरे को एक्स और वाई की जगह बदलनी है तो मेरे को पूरा 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा, नॉट 120 का। 120 तक तो ये हो जाएगा, बट 180 जैसे ही 120 से ऊपर जाऊंगा मेरे को ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा।
इसलिए सिस और ट्रांस कन्फिग्रेशन होते हैं। कन्फर्मेशन प्रोटीन्स की होती है, प्राइमरी कन्फर्मेशन, सेकेंडरी कन्फर्मेशन, टर्शियरी कन्फर्मेशन, वो प्रोटीन्स के अंदर होती है। यहाँ पे अपन फिगर बदल रहे हैं तो इनको अपन कन्फिग्रेशंस कहते हैं। कन्फिग्रेशंस हैं योगिता, फिगर फिगर वाला। मोस्ट फेवरेबल ट्रांस या सिस, वो अयास डिपेंड करता है कि एक्स वाई ए बी की जगह क्या क्या है, ठीक है। वो अपन धीरे धीरे मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल देखेंगे तब पता लगेगा, ऐसे ए बी सी डी में नहीं बता सकते अपन। ट्रांस इफ पॉसिबल, सिस सेम, यस सिस सेम एंड ट्रांस इज ऑपोजिट। वीक शॉर्ट, if to if to replace a with x, how much angle? No, a cannot be replaced by x, Saran, that is impossible. You cannot replace a by x either in a double bond or in a single bond, दोनों में कहीं भी नहीं बदल सकते हैं, ओके। फिर आपको पूरा कंप्लीटली दूसरा लेना पड़ेगा जो मिरर इमेज हो। टाइम का पता नहीं लगता हाँ 10:30 हो गए हैं, ओके। तो ये सभी को समझ में आया ये यहाँ तक का डायग्राम सारा? यस गाइस, आ गया, ओके। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको जानना। अब अगली क्लास में जो है, ओके, ये एक और टॉपिक देख लेते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप्स जो आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर यूज़ में आते हैं वो। तो आप सबको पता होगा, वेट, अभी एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका। मैं अगर कहूँ, जिनको पता है वो मत बोलना, आर ओ आर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ईस्टर, ओके। और आर सी ओ आर क्या होता है? ईथर, 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 ओके। तो सरन जो ईस्टर कह रहे हैं वो गलत है, ये आपका ईस्टर बॉन्ड होता है और ये आपका होता है ईथर बॉन्ड, ओके। आर ओ आर इज ईथर but RCOR is your ester bond. Yes. And what is this functional group? CHO. Aldehyde. That is right. Aldehyde. What is CO? C double bond O. Ketone. That is right. What is OH? Alcohol. Phenol. That is right. And what is this group? Benzene. And what if I put a OH here? This is a phenol. That is right. और S वाला बॉन्ड, डबल एस, ईस्टर। अच्छा, ईथर बॉन्ड का एग्जांपल दो जो अपन ने पढ़ा है आज। आज अपन ने जो पढ़ा है उनमें से एक ईथर बॉन्ड का एग्जांपल दो। यस गाइस, आई एम नॉट आस्किंग योगिता। नहीं नहीं, आज अपन ने जो पढ़ा है उनमें से बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर अपन ने पढ़ा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद है? उसके अंदर क्या था, एक शुगर थी, वो ऑक्सीजन और शुगर से जुड़ी हुई थी, तो वो भी ऑल ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आर ईथर बॉन्ड। यस, जहाँ पे कंडेंसेशन होता है मोस्टली वहाँ पे ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे ईथर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रहे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट, एल्कोहल, इनमें से ईथर और ईस्टर आपको इंपॉर्टेंट है। अमाइडो इमीन इमीन ग्रुप ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीनो ग्रुप आपको पता ही है, NH3+। थायोस्टर इंपॉर्टेंट है, डाइसल्फाइड इंपॉर्टेंट है। ये आप सब देख लेना एक बार।
ये आपको याद होने चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके योगिता। पार्शियल डबल बॉन्ड इसमें इसका एक प्रॉपर्टी होती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सी और एन के बीच में बॉन्डिंग है, देखो आप ध्यान से, सी और एन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? कम है, तो कम है तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके। नहीं नहीं ईथ अरे, पेप्टाइड बॉन्ड तो सी ओ एन एच के बीच में होता है ना, सिर्फ ये वाला तो कीटोन हो गया, ये वाला अमाइड हो गया, बट ये पूरा मिलके पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कोई ईथर ईस्टर नहीं आता है। अमाइड याद आ गया, ओके। तो ये सब था गाइस, कल अपन जो है एक एग्जांपल है यहाँ पे, किसका एग्जांपल है ये? एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो आप देख रहे हो एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, थायोईस्टर, अमीडो, अमीडो, फॉस्फो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब जहाँ पे वाटर का रिमूवल हो गया उनको एनहाइड्रस बोलते हैं। इमिडिजॉल लाइक स्ट्रक्चर, अमीनो ग्रुप एंड देन फॉस्फोरिल ग्रुप, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप मिलके एक एसिटाइल कोएंजाइम ही बनता है। ओके, कल अपन आइसोमर्स स्टार्ट करेंगे गाइस। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं अपन क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस, किस किस को समझ में अच्छे से आ रहा है? बुक, ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जिन्होंने साइन ऑफ कर दिया है, जो चले गए हैं, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आपको लेनिंजर बुक प्रेफर करनी है। लेनिंजर मैंने अपलोड कर रखी है ऐप के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका सिलेबस चलता जा रहा है, लेनिंजर साथ में पढ़ते रहना। एक बुक इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक बुक, और वो है लेनिंजर। लेनिंजर बाइबल है बायोकेमिस्ट्री की, आप उसको देखते रहे, उसको ज़्यादा मत पढ़ो, जो मैंने पढ़ा है वो कंसेप्ट उसमें ढूंढ के आप पढ़ते रहो। ओके, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, बुक इंपॉर्टेंट है। यस योगिता, आई थिंक है उसमें भी, मोस्टली मेरा मैटर वहीं से ही होता है। लेनिंजर, वाइट एंड वाइट या स्टाइल, इन्हीं से मैटर लिया हुआ है ये। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आप वेबसाइट पे ई बुक्स का अलग से आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर होम पेज पे, या फिर ऐप के अंदर भी ई बुक्स हैं, उनके अंदर आपको लेनिंजर मिल जाएगी। ओके, हार्ड कॉपी है देन इट इज़ वेरी गुड, नहीं है तो आप ई बुक्स ले सकते हैं। ओके, प्रिया ने दी थी, ओके। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू गाइज ऑन, नॉट ऑन, टुमारो। ओके, गुड नाइट।